एसआईआर वोट डकैती है, बहुत बड़ी वोट डकैती। आपने देखा नहीं बिहार के अंदर खुद से साइन कर रहे थे मरे हुए लोगों का बीएलओस। आपने चुनाव को मजाक बना लिया है। 55,000, 60,000, 70,000 वोट एक विधानसभा में कट रहा है। इतने लोग मर गए वहां पे। 2 करोड़ वोट कटेंगे यहाँ यूपी में। हाँ, प्रयागराज को आज बेरोजगारी का अड्डा बना दिया गया है और कोई नौजवान निकलता है, कोई अपनी बात कहता है तो उसको लाठियों से पिटवा देते हैं। यहाँ बुलडोजर की राजनीति चलती है। योगी जी इसको ठीक कर देंगे, उसको लटका देंगे, उसको टांग देंगे, ऐसे कोई मुख्यमंत्री बोलता है? जागो हिंदू जागो। अब जाग गया हिंदू, चलिए आप बताइए पेपर लीक क्यों कर रहे हैं आप? वो जाग गया हिंदू पूछ रहा है कि हमारी सिपाही भर्ती में तुमने घोटाला क्यों किया? सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। संविधान वो बाबा साहब का खत्म करना चाहते हैं। 2 लोगों के पास राजनीतिक सत्ता, 2 लोगों के पास आर्थिक सत्ता। तो ये लड़ाई 4 बनाम 144 करोड़ की है। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। 8 चरणों की हमारी ये पदयात्रा है। रुहेलखंड भी जाएंगे, बुंदेलखंड भी जाएंगे, बौद्ध स्थली पे भी जाएंगे। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह अब सड़क नाप रहे हैं। उन्होंने अयोध्या से यात्रा शुरू की थी और आज प्रयागराज में उसका समापन है। लगभग 300 किलोमीटर उन्होंने पैदल नापा है। नाम दिया है रोजगार दो और सामाजिक न्याय यात्रा। सर, यही नाम क्यों? देखिए, 2 बड़ी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे आप बैठे हैं। ये किसी जमाने में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। तो इस प्रयागराज को आज बेरोजगारी का अड्डा बना दिया गया है और कोई नौजवान निकलता है, कोई अपनी बात कहता है तो उसको लाठियों से पिटवा देते हैं। तो बेरोजगारी युवाओं में भी है, किसानों में भी है, महिलाओं में भी है, बुनकर समाज भी है और रेहड़ी पे पटरी पे दुकान लगाने वाले की भी दुकान बुलडोजर से कुचली जा रही है। तो उस बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया रोजगार दो। दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एक 70 साल के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है काकोरी में। हमने देखा बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। हमने देखा कि हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई, कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया। और तो और जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। फिर उद्घाटन हुआ तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। अभी ध्वजारोहण करने के लिए आ रहे हैं महामानव, तो अभी भी द्रौपदी मुर्मू जी उनके साथ नहीं आ रही। तो ये इस बात को दिखाता है कि इन लोगों के नस नस में, भावनाओं में भेदभाव बसा हुआ है। तो कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ, तो ये तो ठीक नहीं है। यहाँ बुलडोजर की राजनीति चलती है। आप के खिलाफ नफरत फैलानी है, इनके दुकान पे बुलडोजर चला दो, इनके मकान पे बुलडोजर चला दो और चेहरा दिखाते हैं मुसलमानों का, लेकिन उसके नाम पे सबको उजाड़ते हैं। व्यापारी भी अब त्राही त्राही कर रहा है, रो रहा है कि अरे हमारी तो दुकान उजड़ रही है। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हम राम राज हैं, यहाँ राम का राज्य है। राम राज्य का मतलब तो फिर समान दृष्टि से सबके साथ न्याय होना चाहिए। राम राज्य का तो मतलब है कि आपको आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप सबके अभिभावक हैं। आप तो खुद ही भेदभाव फैलाते रहते हैं। इसको ठीक कर देंगे, उसको लटका देंगे, उसको टांग देंगे, ऐसे कोई मुख्यमंत्री बोलता है? बोलते हैं योगी जी। अच्छा, उनके जो अगुआ हैं मोदी जी, वो उनसे भी 4 हाथ आगे आगे हैं। उनका यदुवंश से भी रिश्ता है, जापान से भी रिश्ता है, चीन से भी रिश्ता है। वो तो एकदम महामानव है, उनका सबसे रिश्ता है। फ्रांस से भी उनका रिश्ता है। ठीक है ना? तो इस देश को एक मूर्ख बनाने का इन लोगों ने धंधा चला रखा। कहते हैं जागो हिंदू जागो। अब जाग गया हिंदू, चलिए आप बताइए पेपर लीक क्यों कर रहे हैं आप? वो जाग गया हिंदू पूछ रहा है कि हमारी सिपाही भर्ती में तुमने घोटाला क्यों किया? हमारा आरक्षण शिक्षक भर्ती में तुमने क्यों खा लिया? वो हिंदू नहीं है जिनको लाठियों से पिटवाते हो, वो नौजवान। अभी रोजगार के नाम पर विपक्ष। जागो हिंदू जागो, जाग के जब लड़के वहां बैठ रहे हैं आंदोलन के लिए तो उनको तो पिटवा के तुम सस्पेंड कर दे रहे हो। अभी रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष बिहार में हारा है। देखिए, 2 रास्ते हैं जिसके लिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़क खामोश हो गई
तो संसद आवारा हो जाएगी। तो क्या हम अगर मान लीजिए संसद में आज मोदी जी के 400 सीट आ जाए, हालांकि उनको संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो भी उनके मन में होगा, तो संविधान तो बदलेंगे। संविधान वो बाबा साहब का खत्म करना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था इस देश के अंदर लाना चाहते हैं। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा फिर गले में हाड़ी बांध के घूमेंगे सब, फिर जो व्यवस्थाएं पहले से चलती आ रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने जब रोजगार के सवाल को उठाया बिहार के अंदर, तो उसको लेके सड़क पे कितना काम किया, सड़क पे कितना उस मुद्दे को बनाया लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है ये प्रयास हम कर रहे हैं। दो रास्ते हैं लोकतंत्र के, एक सदन का, एक सड़क का। मान लीजिए सदन के रास्ते में वो वोट डकैती चोरी करके जीत जा रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है? बाबा साहब ने ये अधिकार तो दिया है हम लोगों को। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? ये बिहार में बड़ा विरोध हुआ, यूपी का आप बैटलफील्ड बना रहे हैं, यूपी में भी हो रहा है। एसआईआर वोट डकैती है, बहुत बड़ी वोट डकैती। ये खुलेआम वोट डकैती है, सीना ठोक के। 16 बीएलओ ऑफिशियली अभी तक मर चुके हैं। नहीं, और मर जाएंगे। जब आप इतना प्रेशर बनाएंगे तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। आपने देखा नहीं बिहार के अंदर खुद से साइन कर रहे थे मरे हुए लोगों का बीएलओज, क्योंकि उनको फॉर्म जमा करने का दबाव था 1 महीने के अंदर। आप मुझे बताइए, इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, 60-60 हजार वोट एक एक विधानसभा में कटता है। आपने चुनाव को मजाक बना लिया है। 55,000, 60,000, 70,000 वोट एक विधानसभा में कट रहा है। इतने लोग मर गए वहां पे। तो ये तो यूपी में भी हो रहा है। अब यूपी में चूंकि आपका बैटल यूपी में अगर सब लोगों ने मिलके इसका विरोध नहीं किया, नहीं रोका, और अभी संसद का भी सत्र आने जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 करोड़ वोट कटेंगे यहाँ पे यूपी में। हाँ। अच्छा, अमित शाह कहते हैं कि ये घुसपैठियां हैं, तो 80 लाख घुसपैठियां हैं बिहार में, तो तुम घास छील रहे थे 11 साल से। अगर 80 लाख घुसपैठियां बिहार में है, तो मोदी जी और अमित शाह घास छील रहे थे। मतलब एक आईएएस है कोई झा साहब, विद्यासागर झा समथिंग उनका नाम था, तो पति, वो आईएएस थे, रिटायर हो गए, पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया, तो कहाँ हो जाएंगे? बांग्लादेश? कि उनको डिटेंशन सेंटर में रखोगे? क्योंकि तो घुसपैठियां हैं। देश के 272 पूर्व अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिख दी कि आप लोग बदनाम कर रहे हैं चुनाव लोगों को। आपको चिंता नहीं? 200 पूर्व अधिकारी, वो बहुत महान लोग हैं, वो उनकी पूजा करें चल के थाली लेके हम लोग। 272 आप लोग बार बार, अरे भाई लाखों लोग हैं एक तरफ जो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट डकैती हो रही है। दिल्ली में हमने बताया था, जहां पे 3 वोट था, उस सांसद के घर में, मंत्री के घर में 33 वोट, 26 वोट, 22 वोट ऐसे बना वहां पे। तो आप वो 272 लोग बड़े महान हैं, वो चिट्ठी लिख दिए तो बस पूरा देश खामोश हो जाए। क्या रोड मैप है सर आपका यूपी के लिए? देखिए, अभी तो हमारा जो है कि जनता अपने मुद्दों पे बात करना शुरू करे। बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि यहाँ नफरती एजेंडा चला के जो वास्तविक मुद्दे हैं उसको पीछे धकेल दिया जाता है। कहा जाता है, जैसे लोग नौजवान कहेंगे 8-8 घंटे बिजली नहीं है, भारत माता की। ऐसे थोड़ी चलेगा। एक यहाँ पे मंत्री है, वो गर्मी में सब लोग परेशान थे, कहने लगे कि अरे मंत्री जी लाइट बहुत महंगी हो गई है, लाइट आती नहीं। बोले जय श्री राम। तो आप बताइए, ऐसे आपके दल में भी कुछ, आपके दल में आप स्कूल की बात कीजिए, जय श्री राम, भारत माता की जय। आप अस्पताल की बात कीजिए, भारत माता की जय। आप बताइए कि भाई हमारे प्रदेश के आपने अस्पतालों को एकदम कूड़ा घर क्यों बना रखा है, भारत माता। तो ऐसे, मतलब मेरा ये कहना है कि आप इन नारों के पीछे छिप के प्रदेश की जनता की दुर्दशा मत कीजिए। तो मैंने ये कोशिश की है 13 दिनों में कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुद्दों के ऊपर जागे और बातचीत करे कम से कम। आपके नेता, आपके दल के भी कई नेता उधर चले गए, आप जेल भी रहे हैं, उसके बाद भी आप सड़क पर उतर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन तो है, शिफ्ट तो हो सकते। एक चीज आप बताइए, 190 साल यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया, 190 साल। उनसे लड़ने वाले भी लोग तो जो जेल जाते थे, जो फांसी पे चढ़ते थे, वो हिंदुस्तानी ही थे। वो भी तो अपने माई के लाल थे, उनको उनके परिवार वालों से प्यार नहीं था।
वो भी तो लड़े इस देश के लिए। 11 साल से मोदी आके इस देश को लूट रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, सारी संपत्तियां अपने दोस्त को, अडानी को बेच दे रहे हैं। 4 लोग इस देश को चला रहे हैं। गुजरात के सिर्फ 4 लोग, गुजरात के बाकी करोड़ों लोगों से उनको मतलब नहीं है। एक मोदी, एक अमित शाह, एक अडानी, एक अंबानी। इन्हीं के भरोसे 2 लोगों के पास राजनीतिक सत्ता, 2 लोगों के पास आर्थिक सत्ता। तो ये लड़ाई 4 बनाम 144 करोड़ की है। ये छोटी लड़ाई नहीं, आप समझिए। क्यों लड़ रहे हैं? आप नेता हैं, सफल नेता, आप चाहे तो उधर शिफ्ट कर सकते हैं, बाकी लोग कर जा रहे हैं। नहीं, आपको क्या जरूरत है? तो देखिए, हम लोग नारा लगाते थे शुरू से, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। मैं उस नारे में यकीन रखता आप नहीं जाएंगे उधर? हूं। कोई मतलब ही नहीं है, क्या क्यों जाएंगे? जिस विचारधारा का मैं विरोधी हूं, जिसकी राजनीति का विरोधी हूं, जिसको मैं जानता हूं कि ये देश का सत्यानाश कर रहे हैं, तो उनके साथ में जाके क्यों खड़ा हो जाऊंगा भाई, सत्यानाश करने के लिए? यूपी में विपक्षी दल के नेता ट्वीट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ट्वीट भी करते हैं तो छायावाद, छायावाद समझ रहे हैं ना, कविता पाठ करते हैं। योगी जी का इतना भय है। आपने अयोध्या से ये शुरू किया है, प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उनके घर में है, डर तो लगता होगा। अरे भैया, घर हमारा यहाँ सुल्तानपुर में है, हमहू यही किराया वाला ही। बाबा जी डेरा थोड़ो काम चले, 23 मुकदमा लिखवाया था बाबा जी ने मेरे खिलाफ। हम यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, आप यूपी के हैं, बाबा मतलब उत्तराखंड? बाबा उत्तराखंड से हैं। हमें कोई उत्तराखंड के लोगों का विरोध नहीं है, वो कहीं से भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये सवाल पूछा तो मैं तो यहीं सुल्तानपुर में पैदा हुआ हूं। लेकिन डर तो सबको लगता है। जो वही तो, आप डर, 2 ही रास्ते हैं आपके पास। डर के या तो घर बैठ जाइए और या लड़िए। आपने क्या तय किया? हमने लड़ने का रास्ता तय किया। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपकी व्यस्तता भी है, अभी फिर आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना है। आपका वो दौर इसी सुल्तानपुर से आपने शुरू किया, फिर संसद में गए, अब 10 साल, आप 11-12 साल संसद में रहेंगे, आराम से भी राजनीति कर सकते थे दिल्ली के लुटियंस में, जैसे लोग बैठ के राजनीति कर रहे हैं। फायदा नहीं है उससे, उससे मन को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। मैंने 16 साल रेहड़ी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ी, तब तो मैं विधायक सांसद नहीं था। 16 साल तक लड़ाई लड़ी, ब्लड डोनेशन के लिए संस्था बनाई, श्रमदान का कार्यक्रम कराया। समाज के भले के लिए अगर एक जीवन मिला है तो जितना काम आ सके अच्छी बात है। तो आराम करके और समझौता करके और इनके साथ मिल के और झुक के फायदा क्या है? क्या कहेंगे उन नेताओं को जो जो बैठे हुए हैं, जो छायावाद में जी रहे हैं, जो कविताएं लिख रहे कि हैं? आप बाबा साहब के महाड़ के आंदोलन को याद कीजिए। अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि सरकार होगी, सत्ता होगी, तभी हम दलितों की लड़ाई लड़ेंगे और तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष करेंगे, तो शायद इस देश का दलित आज जागरूक नहीं होता। काशीराम जी को याद कीजिए, जिन्होंने बहुत कम संसाधनों में राजनीतिक चेतना का विस्तार समाज के वंचित लोगों के मन में किया। याद कीजिए 75 के उस दौर को, जब आपातकाल इस देश के अंदर लगा था, जेलों को भर दिया था विपक्ष के नेताओं ने और लड़े थे उस समय सत्ता के खिलाफ। तो इस वक्त अगर आप सदन की लड़ाई में किसी भी कारण से, वोट डकैती के कारण से या इनके नफरत की राजनीति के कारण से नहीं जीत पा रहे हैं, तो सड़क का रास्ता आपके लिए खुला है। आप आइए, जनता के सवाल को उठाइए। हमने इसी उत्तर प्रदेश में जब सरकारी स्कूल बंद किए गए, जाके बच्चों की लड़ाई लड़ी, उनके परिवारों के साथ बैठा गांव-गांव में, और सरकार को मजबूर होना पड़ा, फैसला वापस लेना पड़ा। बहुत सारे स्कूल बच गए, कुछ बंद किया इन्होंने, लेकिन बहुत सारे स्कूल बच गए जो खोले गए। 300 किलोमीटर बहुत होता है जनता को समझने के लिए। क्या जनता के मन में क्या लगा आपको? क्या आप पढ़ पाए? क्या उनका समर्थन है, या उनमें भी जो चुप्पी है वो कोई तोड़ने नहीं आ रहा है, जो डर है कोई लड़ने नहीं आ रहा है? ये कैसी नई चीज है, इस पे तो बात होना ही बंद हो गई है भाई। जैसे बेरोजगारी के सवाल पे रेलवे भर्ती में कुछ गड़बड़ी हुई, 1 दिन आंदोलन हुआ, फिर सब खत्म। अग्निवीर आया, 5 दिन आंदोलन हुआ, फिर सब खत्म। तो इसमें बड़े मौज में रहते हैं बीजेपी वाले। उनको लगता है ठीक है, नौजवान उतरा, डंडा चलाओ, जेल भेजो, काम खत्म। नेता नहीं आ रहा है सर को। अब निरंतरता जब आप करेंगे, और इस मुद्दे को मैं 8 चरणों में उठाऊंगा, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो का मुद्दा। यही सवाल था मेरा अगला, आगे की क्या रणनीति है? आप लगातार यूपी में रहेंगे? लगातार यूपी में रहेंगे, और 8 चरणों की हमारी ये पदयात्रा है। रुहेलखंड भी जाएंगे, बुंदेलखंड भी जाएंगे, बौद्ध स्थली पे भी जाएंगे,
संत कबीर नगर से लेके और उधर कपिल वस्तु तक, श्रावस्ती तक। तो अलग अलग इलाकों में, पूर्वांचल में जाएंगे तो जाएंगे अलग अलग इलाकों में। यूपी में ही सड़कों पर आएंगे, पश्चिम में जाएंगे, हाँ रहेंगे, पैदल यात्रा होगी। पैदल यात्रा करेंगे, 8 चरणों की पैदल यात्रा होगी। तो ये सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं और इन्होंने संगम तट पर जाके ये तय किया है। इन्होंने अयोध्या से शुरू किया था, सरयू से, और संगम पहुंचे हैं। वहां इन्होंने तय किया है कि 8 चरणों में, मतलब पूरा यूपी पैदल नापेंगे। सवाल वही है कि क्या विपक्ष के नेता तैयार हैं सड़कों पर उतरने के लिए? ट्वीट सब कर रहे हैं, संसद भवन में बोलने की बात हो रही है, घरों से सब लोग बात कर रहे हैं। संजय सिंह ने तय किया है कि वो सड़कों पर आएंगे। देखना होगा कि जनता का क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये बड़ी बात है। वो अभी संतुष्ट दिख रहे हैं, बाहर बड़ा जन सैलाब भी है, हम लोग लगातार कवर भी कर रहे हैं। सवाल वही है कि क्या अगर आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है, आप जनता का वोट सही जगह नहीं डल रहा है या उनकी वोट चोरी हो रही है, SIR हो रहा है, तो आप सड़कों पर आ रहे हैं कि नहीं? क्या सचमुच नेता डरे हुए हैं या जनता डर गई है? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, प्रयागराज, यूपी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।